देखिए बिल्कुल यहाँ पर अखिलेश यादव ने जो कहा है कि गुंडा राज बढ़ता जा रहा है, उससे सहमत होंगे ही, क्योंकि यहाँ पर बार बार योगी आदित्यनाथ की कानून व्यवस्था पर सवाल उठते आए हैं। यहाँ पर महिलाओं का मुद्दा हो या कोई अन्य मुद्दा ले लीजिए, चाहे अब का मुद्दा चंद्रशेखर आज़ाद का ले लीजिए, वो किस तरीके से यहाँ पर देखा जाता है। शेखर उन्होंने भी आरोप लगाया कि एक जातिगत रूप से जो है उनको जो है यहाँ पे टारगेट किया गया और देखा गया। उसके बाद कई फेसबुक पोस्ट आई, कई पोस्ट हमने देखी जिसमें लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं कि उनको गोली लगी। सुरक्षा बढ़ाने की जो बात कही जा रही है वो बिल्कुल सही कही जा रही है, क्योंकि तमाम विपक्षी पार्टियों को भले ही एक मौका मिल गया है यहाँ पर निशाना साधने का, लेकिन कहीं ना कहीं वाकई योगी आदित्यनाथ की कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े होने चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि ये कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरीके से धराशायी होता हुआ दिखा रहा है, क्योंकि हम इस बात पर चर्चा तब कर पा रहे हैं जब चंद्रशेखर रावण को ये गोली नहीं लगती है। और अगर नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। एक बार फिर से स्वागत है हमारे स्पेशल प्रोग्राम आमने सामने में, जिसमें आज हम चर्चा करने जा रहे हैं यूपी की सियासत के बारे में। यूपी में एक बार फिर से भूचाल आ चुका है। योगी सरकार पर एक बार फिर से सवाल खड़े हो चुके हैं। वजह रहे हैं यहाँ पर भीम आर्मी के संस्थापक और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद। बीते बुधवार की शाम देखा गया कि चंद्रशेखर आजाद पर अज्ञात हमलावरों ने हमला कर दिया और चंद्रशेखर आजाद को इस हमले के बाद हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद पर गोलियां चलाई गई, ये गोलियां उन्हें छूकर गुजर गई और इसके तुरंत बाद ही चंद्रशेखर आजाद को सहारनपुर के जिला अस्पताल में एडमिट कराया गया। जिसके बाद से देखा जाए तो तमाम विपक्षी दल योगी सरकार पर सवाल तो खड़े कर रहे हैं, लेकिन दूसरी ही तरफ उनकी सुरक्षा की मांग भी की जा रही है कि उनकी सुरक्षा, अब उन्हें जो सुरक्षा मुहैया करानी चाहिए वो सुरक्षा जेट्स रेडी की होनी चाहिए। ऐसे में देखा जाए तो अब देश के प्रथम नागरिक, देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से भी एक बेहद बड़ी मांग कर दी गई है। दरअसल आपको बता दें कि जयपुर में भीम आर्मी के कार्यकर्ता सड़कों पर जिस तरीके से प्रदर्शन करते हुए नजर आए हैं, वह यहां पर कलेक्टर को ज्ञापन देने भी पहुंच गए। उन्होंने ज्ञापन सौंपा राष्ट्रपति के नाम पर। किस तरह से वह नारेबाजी करते हुए नजर आए हैं जयपुर में, सुनिए जरा। जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम आर्मी जिंदाबाद 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 भीम आर्मी जिंदाबाद 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 चंद्रशेखर भैया जिंदाबाद 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 चंद्रशेखर भैया जिंदाबाद 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 चंद्रशेखर भैया जिंदाबाद 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 जय भीम जय भीम जिंदाबाद 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 भीम आर्मी जिंदाबाद 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 भीम आर्मी जिंदाबाद 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 अमर साहब अमर रहे, अमर साहब अमर रहे, अमर साहब। ये सब मीडिया के ही लोग हैं। बस आप इधर चलो थोड़ा नीचे थोड़ा सा नीचे हुआ, चेहरा दिखाई देगा, सबने बीत चुका है, कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्या कहना चाहिए अभी आप कैसा? ये आज का हमला नहीं है, ये तो हमला वंचितों पे सदियों से होता है और ये कोई पहला वंचित वर्ग का कोई व्यक्ति नहीं इसकी जान पे बनाई है। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हुए, बहुत सारे लोगों की जान गई, लेकिन आज कानून का राज है। जब मेरे जैसे व्यक्ति के साथ ये हो रहा है तो आम वंचित वर्ग के व्यक्ति के साथ क्या होता है, उत्तर प्रदेश में क्या लॉ एंड ऑर्डर है इसको हमें समझना चाहिए। और अब तक क्या कार्रवाई, ये 24 घंटे ज़्यादा आपके सामने है। मैं तो मौत और ज़िंदगी के बीच लड़ रहा था, लेकिन अपराधी अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं। ये बिना सत्ता के संरक्षण के नहीं हो सकता है। क्या इंटेलिजेंस है पुलिस की, क्या उनके पास इन्फॉर्मेशन है, सूत्र उनके बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं। अब तक क्यों आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए? गाड़ी भी बरामद इसलिए हुई क्योंकि गांव वालों ने बता दिया कि मीरकपुर में कोई गाड़ी खड़ी करके गया है। अब तक लोग नहीं मिले। ये वंचितों का बेटा है, अगर मर भी जाएगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा, लोग भूल जाएंगे। ये किसी रानी का बेटा नहीं है, तो अगर उसको कुछ होगा, किसी कमिश्नर साहब से जुड़ा हुआ मामला नहीं है कि 4-5 घंटे में कुत्ता बरामद हो जाएगा। मैं ये मानता हूँ सरकार की घोर लापरवाही है और मुख्यमंत्री का बिल्कुल ना बोलना
और बड़े बड़े दावे करना और इस घटना में ना बोलना स्पष्ट करता है कि मुख्यमंत्री सत्ता को संरक्षण दे रहे हैं, अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं और उनके संरक्षण में अपराधी पल रहे हैं। और ये कानून व्यवस्था के लिए, लोगों के कानून के प्रति विश्वास के लिए बड़ा खतरनाक है। अच्छा, हम लोगों ने सीसीटीवी देखा, उसमें दिख रहा है कि पीछे से गाड़ी आके चेस करती है। और क्या कुछ अगर कुछ बता पाएंगे कि आप कहाँ थे, कैसे फायर देखिए, मैं दिल्ली से लौटा हूँ, मेरे एक साथी की डेथ हुई, मैं थोड़ा सा परेशान था। फिर उस डेथ की सूचना के बाद मुझे आना था देवबंद में, हमारे एक साथी की माता जी की डेथ हो गई थी, उनके यहाँ रस्म पगड़ी का कार्यक्रम था। उनके घर से जैसे मैं निकला, सहारनपुर की तरफ मुश्किल से 50 मीटर चला होगा, एक गाड़ी आती है। मैं फ़ोन पे थोड़ा मेरा ध्यान था, उसने जो वहाँ से गोली चलती है और वो गोली मेरे कान के पास से निकलती है। मैं अपने साथियों को कहता हूँ कि गोली चली है। पहले मुझे लगा, उस आवाज़ से लगा पटाखा है, लेकिन बाद में जब वो वाइब्रेशन हुई जाते हुए तो मुझे एहसास हुआ गोली, और वो गाड़ी में टकराई भी। फिर दूसरी गोली जब मुझे लगी, बुलेट जो चीरती हुई लोहे के हिस्से को गाड़ी के, और वो मुझे लगी, तब मुझे एहसास हुआ कि हम गिर गए। फिर तीसरी गोली चली, इसने मेरा आगे वाला शीशा पूरा डैमेज कर दिया। चौथी गोली पे मैं नीचे हो गया, जो गोली आपने देखा कि वो सीधी उसमें लगी। अगर मैं नीचे ना होता तो वो मेरी छाती के आर पार चली जाती। फिर वो गाड़ी 10 मीटर आगे जाके रुक जाती है, वो 2 हवा में फायर करते हैं जैसा मैंने देखा, और फिर उन्होंने फिर हमारी गाड़ी फायर किया। वो फायर जो है गाड़ी के नंबर प्लेट पे लगी। मेरा ये मानना है, उनको ऐसा लगा होगा कि हमने जो काम करने आए थे वो कर दिया, अब ये मर गया, शायद जैसा पहले कई घटना में हो। फिर वो शायद सरेंडर करने के मूड में थे, लेकिन जैसे ही मनीष ने गाड़ी को मेरे कहे से यू टर्न लिया, उनको समझ आया कि ये जिंदा है, तब वो वहाँ से भागे। हमने पुलिस को बताया कि ये गाड़ी का नंबर है, फिर उन्होंने उसको इंक्वायरी किया। पुलिस के अच्छे अधिकारी यहाँ हैं, उम्मीद है वो अच्छा काम भी करेंगे। लेकिन ये स्पष्ट हुआ कि अपराधियों में कोई डर भय नहीं है। कितने लोग थे? 3 लोग थे, 2 लोग असले से हमला कर रहे थे, एक व्यक्ति गाड़ी चला रहा था। चंद्रशेखर जी, कोई थ्रेट कॉल आया हो आपको इससे पहले, कोई धमकी? पिछले कई सालों से आ रही हैं, मैं लगातार पुलिस को इंटीमेट भी करता रहता हूं। मैंने डीजीपी को भी लिखा, गृह मंत्री को भी लिखा, मुख्यमंत्री को भी लिखा, यहाँ के पहले एसएसपी डीएम थे उनको भी लिखा। लेकिन डीएम साहब जो पिछले थे, अखिलेश सिंह जी, उन्होंने साफ मना कर दिया कि चीफ मिनिस्टर नहीं चाहते चंद्रशेखर को सुरक्षा दी जाए। मेरे आज भी याद है ये बात, क्योंकि मैंने LIU के अधिकारी द्वारा पूछा कि भाई मैंने आपको बताया थ्रेट भी है, फिर क्यों नहीं हो रहा है? तो उन्होंने कहा भाई ये सरकार का मामला, सरकार चाहे तो दे सकती। तो मैं चाहता हूँ मुख्यमंत्री इंतजार कर रहे हैं कब चंद्रशेखर मरे, उनका काम आसान हो। लेकिन उनको ये नहीं पता कि गरीबों की, कमज़ोरों की, शोषितों की बात करने वाला चंद्रशेखर इतनी आसानी से उनकी रास्ते में से नहीं हटेगा। अतीक अशरफ के साथ जैसा हुआ वैसा ही कुछ होने वाला था, ऐसा आपको लगता है? अब आप इसका आकलन खुद करें कि क्या हुआ और क्या हो सकता था। एक और बात, मुझे ऐसा लगता है कल की घटना के बाद, इतने बड़े उसके बाद भी अगर मैं सुरक्षित हूँ तो हमारे संतों गुरुओं महापुरुषों का आशीर्वाद, हमारी करोड़ों बहनों माताओं का आशीर्वाद, बुजुर्गों का मेरे पास है। और मैं जो जिम्मेदारी मैं लेके मैदान में आया हूँ, बाबा साहब अम्बेडकर, माननीय काशीराम साहब, सदगुरु रविदास जी का जो बेगमपुरा राज का सपना है, मानवता के राज का सपना है, संविधान को लागू करना। आपने देखा कि राष्ट्रपति के नाम पर अब ज्ञापन तक सौंप दिया गया है। ऐसे में देश के राष्ट्रपति इस मामले में क्या कोई अहम फैसला सुनाएंगे? क्योंकि सवाल तो यहाँ पर ये तक खड़े हो रहे हैं कि तमाम विपक्षी दल बोलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती भी चुप्पी साधे हुई है। ऐसे में देखा जाए तो चंद्रशेखर आजाद ने भी डंके की चोट पर अपनी बात रखी है। तो फिलहाल देखा जाए यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद को सुरक्षा मुहैया कराने को लेकर तमाम यहाँ पर विपक्षी दल मांग कर रहे हैं, और योगी सरकार एक बार फिर से सवालों के घेरे में खड़ी हो चुकी है। क्या वाकई में यूपी में अब गुंडाराज एक बार फिर से शुरू हो चुका है? सवाल यहां पर रहेंगे न्यूज रूम में बैठे हुए तमाम सहयोगियों से। सबसे पहले हम सवाल लेना चाहेंगे नाजमीन से कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना रहेगा इस पूरे ही मुद्दे पर। चंद्रशेखर आजाद के साथ जिस तरीके से जो हमला देखने को मिला है, उसे देखते हुए यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से सवालों के घेरे में खड़े हुए हैं। कैसे देखती हैं आप नाजमीन की जिस तरीके से यहां पर अतीक अहमद हत्याकांड देखने को मिला, दूसरी ही तरफ अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया आती है कि यूपी में गुंडाराज बढ़ता ही जा रहा है। आप यहाँ पर अखिलेश की बातों से कितना सहमत हैं? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर अखिलेश यादव ने जो कहा है कि गुंडाराज बढ़ता जा रहा है, उससे सहमत होंगे ही, क्योंकि यहाँ पर बार बार योगी आदित्यनाथ के कानून व्यवस्था पर सवाल उठते आए हैं। यहाँ पर महिलाओं का मुद्दा हो या कोई अन्य मुद्दा ले लीजिए, चाहे अब का मुद्दा चंद्रशेखर आजाद का ले लीजिए, वो किस तरीके से यहाँ पर देखा जाता है कि सवालों के घेरों में कानून व्यवस्था उठती हुई नजर आ रही है। क्योंकि आप देखेंगे किस तरीके से सुरक्षा के बावजूद वहाँ पर उन पर गोली दाग दी जाती
जाती है। बेशक वो बच जाते हैं, लेकिन अगर वहाँ पर उनको वो गोली लग जाती तो क्या करते हुए नजर आती है वहाँ की पुलिस? कुछ नहीं करती हुई नजर आती। यहाँ पर चंद्रशेखर ने खुद अपने बयान में ये जाहिर तौर पर कहा है कि योगी आदित्यनाथ अभी भी चुप्पी साधे हुए हैं, वो अपना कुछ बयान नहीं पेश कर रहे हैं, ना ही उनसे मुलाकात करते हैं। तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान उन पर और उनकी पुलिस पर ही खड़े होते हुए नजर आएंगे। वाकई में देखा जाए तो यहाँ पर सवालिया निशान एक बार फिर से पुलिस प्रशासन पर और योगी सरकार पर खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। सवाल यहाँ पर रहेगा दौलत से कि आखिरकार वह क्या कुछ कहना चाहेंगे। चंद्रशेखर आजाद जिस तरीके से अपनी बात रखे हैं कि उनका कहना साफ तौर पर रहा है कि वह शांतिपूर्ण ढंग से ही इस लड़ाई को लड़ेंगी। आपको लगता है कि यह मामला इतनी जल्द से जल्द थम जाएगा? जी हाँ, देखा जा रहा है कि यहाँ पे चंद्रशेखर उन्होंने भी आरोप लगाया कि एक जातिगत रूप से जो है उनको जो है यहाँ पे टारगेट किया गया और देखा गया। उसके बाद कई फेसबुक पोस्ट आई, कई पोस्ट हमने देखी जिसमें लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं कि उनको गोली लगी। मतलब जैसे देखा जा रहा है कि गुंडाराज एक तरीके से यूपी में है, जहाँ पे मोदी माफ़ कीजिएगा योगी सरकार जहाँ पे प्रॉमिस करती है कि जो लोगों की सुरक्षा बढ़ा दी गई। अब यूपी में लोग जो है खुलेआम निकल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तो इतने बड़े नेता जो है दिन दहाड़े उनके ऊपर हमला हो जाता है। तो बिल्कुल ये सवाल उठता है कि आखिर कैसी सुरक्षा प्रणाली है जो यहाँ पे नेता भी इतने सुरक्षित नहीं है और लगातार जातिगत बातों से भी जो है उनको कहीं ना कहीं टारगेट किया जा रहा है। तो ये दोनों तरफ से एक तो सुरक्षा के मद्देनजर भी देखा जा रहा है और किस तरीके से बात करते हैं सुशासन की वो भी देखा जा रहा है, क्योंकि ऐसे टारगेट करना तो ठीक नहीं जैसे संरचना है देश की बाकी चीज़ों की। तो लगातार जो है योगी का इस्तीफा यहाँ पर जो है मांगा जा रहा है, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि एक हमला लोगों पे हो जाता है, दावा तो करते हैं सिक्योरिटी बढ़ी है, लेकिन यहाँ पे नेताओं के ऊपर ऐसे हमला होते हैं तो सवाल उठता है कि सिक्योरिटी कहीं ना कहीं ढीली पड़ी है योगी सरकार की। वाकई में, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर दौलत ने जिस तरीके से बात रखी, तमाम ऐसे विपक्षी दल हैं जिन्होंने साफ तौर पर यहाँ पर इस्तीफे तक की मांग कर डाली है। सवाल यहाँ पर रहेगा मानसी से कि आखिरकार वह क्या कुछ कहना चाहेंगी। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती चुप्पी साधी हुई है, लेकिन उनके जो सांसद हैं वह चंद्रशेखर आजाद को समर्थन दे रहे हैं। उनका कहना साफ तौर पर रहा है कि चंद्रशेखर आजाद को अब सुरक्षा मिलनी चाहिए। कैसे देख रही हैं आप, आखिरकार मायावती की चुप्पी के यहाँ पर क्या मतलब निकाले जा सकते हैं? देखिए, सुरक्षा बढ़ाने की जो बात कही जा रही है वो बिल्कुल सही कही जा रही है, क्योंकि तमाम विपक्षी पार्टियों को भले ही एक मौका मिल गया है यहाँ पर निशाना साधने का, लेकिन कहीं ना कहीं वाकई योगी आदित्यनाथ की कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े होने चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ इससे पहले अतीक अहमद के केस को लेकर के चर्चा में बने हुए थे, दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई अतीक अहमद की, और ठीक उसी तरह चंद्रशेखर की हत्या भी करने की कोशिश यहाँ पर की जाती रही। हालांकि वो खुशकिस्मत रहे कि वो इस हमले में बच गए और गोली छू करके उनको निकल गई, लेकिन सवालिया निशान यहाँ पर यही बनते हैं योगी आदित्यनाथ से सीधे तौर पर। और चंद्रशेखर आजाद ने भी खुद ये बात कही थी कि अगर कानून व्यवस्था योगी आदित्यनाथ से नहीं संभल रही है तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। और भले ही तमाम विपक्षी पार्टियां यहाँ पर आरोप लगा रही हैं मोदी सरकार पर, योगी सरकार पर, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर, वो बिल्कुल सही है। और रही बात ममता बनर्जी की चुप्पी की, तो ममता बनर्जी की चुप्पी हो सकता है कि दलित समाज को लेकर के उन पर ही भारी पड़ती हुई नजर आए, क्योंकि उनको इस मुद्दे पर बोलना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से उन्होंने चुप्पी साध रखी है, मुझे ऐसा लगता है कि दलितों को वोट बैंक उनके हाथ से निकल सकता है। वाकई में देखा जाए तो यहाँ पर वोट बैंक पर अब बात आ चुकी है, लेकिन यहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का आखिरकार क्या कोई हस्तक्षेप देखने को मिल सकता है? अबरार से यहाँ पर सवाल लेना चाहेंगे कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को लेकर जिस तरीके से यहाँ पर अब खबरें सामने आ रही हैं, जो भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर जो ज्ञापन उनके नाम सौंप दिया गया है, जयपुर में कलेक्टर को उन्होंने ज्ञापन सौंपा है, ऐसे में देखा जाए राष्ट्रपति की इस मामले में क्या कोई भूमिका हो सकती है? देश के प्रधानमंत्री से लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी लगातार यहाँ पर कई मांगे की जा रही हैं, और यूपी में जिस तरह से गुंडाराज बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, उसे देखते हुए देखिए, जिस तरीके से ये हमला किया गया था और जिस वक्त किया गया था, जाहिर सी बात है कि ये कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरीके से धराशायी होता हुआ दिखा रहा है। क्योंकि हम इस बात पर चर्चा तब कर पा रहे हैं जब चंद्रशेखर रावण को ये गोली नहीं लगती है, और अगर ये गोली छू करके निकल गई, अगर ये गोली लग जाती तो आज चर्चा कुछ और हो रही होती है और एक अलग ही माहौल होता है। तो इस पूरे मामले को जो है जो लॉ एंड ऑर्डर जो है उत्तर प्रदेश का, उसको कहीं ना कहीं बारीकी से समझने की परखने की ज़रूरत है। क्योंकि इस तरीके की घटना खास करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहली बार नहीं, इससे पहले भी जो है कई बड़े नेताओं के साथ घट चुके हैं। असदुद्दीन ओवैसी पर भी ठीक इस तरीके से हमले किए गए थे, लेकिन उसके बाद क्या मामला शांत हुआ? तो उसका जवाब नाम है सहारनपुर के उस जो है संवेदनशील इलाके में देवबंद में इस तरीके की घटना का घट
जाना सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरीके से ख़त्म होता हुआ दिखा रहा है। और इस पर अब सरकार आगे क्या कार्रवाई करती है, क्या उनकी शनाख्त हो पाई है, क्या उनको गिरफ्तार किया जाएगा और उनकी सुरक्षा को और ज़्यादा मजबूत किया जाएगा, ये सारी चीज़ें देखने वाली होगी। लेकिन इतना तय है कि उत्तर प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के जो योगी आदित्यनाथ की सरकार को एक वाहवाही मिल रही थी, उसको कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका लगा है। वाकई में देखा जाए तो सीएम योगी आदित्यनाथ सवालों के घेरे में आज भी खड़े हुए हैं। अब देखना यहाँ पर ये होगा कि योगी आदित्यनाथ आखिरकार पुलिस प्रशासन को किस तरह से मजबूत बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पर अब देखा जाए तो वो सवाल जिस तरीके से खड़े हो रहे हैं योगी आदित्यनाथ की सरकार पर, ये खड़े होना लाजमी है। अब देखते हैं कि आखिरकार देश के राष्ट्रपति इस मामले में क्या कुछ कहते हैं या फिर नहीं, क्योंकि देखा जाए तो अब तक कई मामले हुए जिसमें उनकी बात यहाँ पर कोई भी बात यहाँ पर सुनने को नहीं मिली है। लेकिन देखते हैं कि जो ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं उन ज्ञापन में क्या वाकई में यहाँ पर कोई उन ज्ञापन को देखते हुए कोई अहम फैसला लिया जाएगा या फिर नहीं। फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।